हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों एवं हमारी प्यारी बहनें, आज स्पेशल आप लोगों के लिए ये हम होम साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसे आप लोग 17/12/2025 के डेट में आपने पेपर दे करके आए होंगे। तो देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 का होम साइंस का ये पेपर है। और होम साइंस में क्या है, एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इस पेपर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ देखिए दिया है तिथि, और यहाँ फिर भराएगा आपका अनुक्रमांक, और वही अनुक्रमांक यहाँ शब्दों में एक एक अंक भरा जाता है। जैसे यहाँ 17 दिया है तो यहाँ 17 ना भर करके हम 1 7 1 2 ऐसे करके भरते हैं। और ये टोटली हमारा जो पेपर होता है 1.5 घंटे का होता है, और ये 75 अंक का होता है। तो इसे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर करके आए होंगे, क्योंकि प्रश्न का जो लेवल है या जो प्रश्न पूछा गया है उसे हम बखूबी देखे हैं और सॉल्व किए हैं। और अगर आप लोग पेपर मिलाना चाहें तो यहाँ से मिला सकते हैं। दिया एक व्यक्ति को वयस्क कहा जाता है जिसकी आयु क्या होती है, तो वयस्क 18 वर्ष। ए पर्सन इज कॉल्ड एन एडल्ट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। यहाँ इंग्लिश में भी दिया है, तो ज्यादातर जो है हिंदी माध्यम से ही लोग पढ़े होते हैं या हिंदी माध्यम से ही पढ़ते हैं, तो हम हिंदी में ही सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से किस अवधि में मनुष्य पूर्ण रूप से शारीरिक एवं बौद्धिक परिपक्वता को प्राप्त करता है? किशोरावस्था, मध्य बचपनावस्था, प्रौढ़ावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए थोड़ा सा तार्किक प्रश्न है। अगर देखा जाए तो मनुष्य पूर्ण रूप से शारीरिक एवं बौद्धिक, ये तार्किक मतलब तर्क करने के लिए संज्ञानता और शारीरिक तो किशोरावस्था में ही होता है। और एक ऑप्शन और अगर देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर हम किसी को प्राथमिकता दे सकते हैं तो किशोरावस्था को ही दे सकते हैं। प्रौढ़ावस्था के दौरान मुख्य चिंताएं क्या हैं? आजीविका, शादी एवं परिवार, मोक्ष पाने के लिए, ए तथा बी दोनों। तो देखिए जब प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति जाता है किशोरावस्था के बाद, अगर शादी विवाह हो गया तो उसकी चिंताएं कम हो जाती है, नहीं तो वह अपने शादी विवाह या शादी हो गया है तो परिवार और आजीविका के बारे में ज्यादा फोकस करता है कि हमारे जीवन में एक अस्थायी जीविकोपार्जन के लिए माध्यम हो, सही अर्निंग का सोर्स हो। तो यहाँ देखेंगे आजीविका, शादी एवं परिवार। तो शादी को अगर हम निग्लेक्ट करें तो परिवार और आजीविका मुख्य है, तो यहाँ ए तथा बी दोनों हो जाएंगे। प्रजनन अंग परिपक्वता प्राप्त करता है, तो यहाँ ऑप्शंस देखेंगे, मासिक धर्म, गर्भाविधि, किशोरावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किशोरावस्था में होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन से घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एवं प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण, उपरोक्त सभी। तो हमारे भोजन के जो प्रमुख स्रोत हैं ये सारे हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भाई हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। संज्ञानात्मक विकास संबंधी है रंग, ऊंचाई, भार, मस्तिष्क। अब संज्ञानता कहाँ होती है? हमारे विचारों में होती है, बौद्धिक में, तो मस्तिष्क, यहां मस्तिष्क हो जाएगा, न कि रंग, ऊंचाई, भार। मासिक धर्म आमतौर पे होता है 1 वर्ष में 1 बार, प्रत्येक सप्ताह, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, महीने में 1 बार। विवाह के लिए अनुवांशिक आयु क्या है? अनुशंसित, सॉरी अनुवांशिक नहीं, अनुशंसित है, सॉरी अनुशंसित। विवाह के लिए अनुशंसित आयु क्या है? देखिए 18 से 21 वर्ष। यानी कोई
बालिका है तो उसका 18 वर्ष पूरा हो चुका हो या 18 वर्ष हो गया हो, और कोई बालक है तो उसका 21 वर्ष, ये कानूनी रूप से माना गया है और ये 2006 से लागू हुआ है। इस बात को भी आप लोग संज्ञान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, किसने कहा कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है? स्टेनली हॉल ने। ये एक राइटर है जिन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने अपना ये विचार व्यक्त किया है। रतौंधी का कारण है भाई, रतौंधी का कारण विटामिन सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन के से क्या होता है आप लोग कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको विटामिन के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर भी वीडियो हम डाल रखे हैं स्पेशल विटामिन के, किसके स्रोत क्या हैं, बीमारियां क्या हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों है। देखिए सबसे ज्यादा गलतियां हमसे बहुविकल्पी प्रश्न करते वक्त क्या होता है कि हम पूरा विकल्प नहीं देखते हैं, एक विकल्प जैसे दिखा हम टिक कर देते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें यहाँ पहले एक प्रश्न के 4 विकल्प मिलते हैं, हमें चारों विकल्प को बखूबी पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद जो सही है वहां टिक करना चाहिए। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबको पता है, घेंगा, एनीमिया, पेलाग्रा, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये तीनों नहीं होते हैं, आयोडीन की कमी से हमें घेंघा नामक रोग होता है, जिन्हें हम ग्वाइटर या गलकंठ के भी नाम से जानते हैं। अगला देखेंगे, मोटापा के कारण होता है मोटापा के कारण होता है, मतलब मोटापा किस कारण से होता है? विटामिन की कमी से, अधिक पानी पीने से, केवल सब्जी खाने से, अधिक कैलोरी का सेवन एवं कम गतिविधियां। यानी आप भोजन अधिक ग्रहण कर रहे हो और काम कम करते हैं, अपने शरीर से ऊर्जा खपत कम करते हो, तो वहां मोटापा, शरीर का मोटापा होना बहुत ही समझ लीजिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी शरीर ऑटोमेटिक मोटा होने लगता है। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो विटामिन सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। एनीमिया मुख्य रूप से कमी के कारण होता है। एनीमिया अभी हम इसके पहले भी जिक्र किए, तो कैल्शियम के कारण हड्डियां कमजोर होती हैं, विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, और ई के कारण क्या होता है, यहाँ आप मान के चलिए प्रजनन प्रक्रिया में दिक्कतें आती हैं, और आयरन, एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है। देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में शामिल है ब्रेड, चावल, आलू। तो ऑप्शन नंबर ए में ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट के ही सोर्स हैं। मांस, मछली, तेल, बटर, केवल फल। फल से क्या होता है, हमें ऊर्जा और विटामिन मिल जाते हैं, तेल बटर से हमें वसा मिल जाता है, मछली और मांस में देखेंगे यहाँ ऊर्जा भी मिलेगा, और आपको मछली में अगर देखा जाए तो विटामिन डी सबसे ज्यादा उपस्थित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो ब्रेड, चावल, आलू। आहार योजना का मुख्य उद्देश्य है संतुलित आहार प्रदान करना। आहार के लिए जो योजना बनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम संतुलित आहार प्रदान कर सकें, न कि भोजन को स्वादिष्ट बनाना, पोषक तत्वों को कम करना। उपरोक्त सभी, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि संतुलित मतलब ऐसा भोजन जो हम खाएं और आसानी से पच जाए, वो संतुलित आहार या संतुलित भोजन होता है। अब भोजन को बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में हम ऐसा भोजन बना दें कि जो हमें आसानी से ना पच सके और भी तकलीफें हमें देना शुरू कर दे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारक। आहार योजना यानी जो हम आहार की योजनाएं बनाते हैं, अब इसमें देखा जाए तो उम्र, समुदाय, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा सा सस्पिशियस क्वेश्चन है, सस्पेंशन है इसमें। आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारक, तो एक उम्र भी हो सकता है और बाकी इनमें से कोई भी नहीं। इसको ज्यादातर आप लोग
फोकस करिएगा। बजट की कमी आहार योजना के किस पहलू से संबंधित कारक है? पोषण उपलब्धता, पोषण पर्याप्तता, आर्थिक संबंधी विचार, समय एवं ऊर्जा। तो आर्थिक संबंधी विचार, बजट हम इसीलिए बनाते हैं कि हमारे ऊपर आर्थिक बोझ ना पड़े, आर्थिक संकट ना आए, इसलिए हम बजट बना करके ही सारे कार्य करते हैं और बजट में सारे चीजों को रखने का प्रयास करते हैं। किसी सामग्री की मौसमी उपलब्धता किस कारक से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? सांस्कृतिक विश्वास, भौगोलिक स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति, व्यक्तिगत चयन। तो भौगोलिक स्थिति भाई, मौसमी मौसमी उपलब्धता किस कारक से सबसे अधिक निकट जुड़ी हुई? तो भाई भौगोलिक स्थिति अगर हमारी वह न रहे तो उस मौसम में हम भाई क्या उगा पाएंगे, क्या पैदा कर पाएंगे? कुछ नहीं। सांस्कृतिक का कोई मतलब है नहीं, स्वास्थ्य स्थिति हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ प्राथमिकता हम भौगोलिक स्थिति को ही देंगे। एक संतुलित आहार में शामिल है केवल प्रोटीन, केवल कार्बोहाइड्रेट, सभी आवश्यक पोषक तत्व, केवल वसा। तो न कि ऑप्शन नंबर ए बी डी होगा, बल्कि यहाँ सी है, सभी आवश्यक पोषक तत्व। निम्न में से कौन से भोज्य पदार्थ प्रोटीन अधिक पाया जाता है? किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? चावल कार्बोहाइड्रेट होता है, बटर में वसा होता है, चीनी में सुक्रोज होता है। तो यहाँ अंडा में प्रोटीन इस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक पाया जाता है। वैसे तो बात करें मशरूम में सबसे ज्यादा और दाल में प्रोटीन पाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को हमारे प्रश्न के उत्तर और इन्हें सॉल्व कराने के तरीके बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, न कि दोपहर की धूप में। जो सुबह की लालिमा होती है सूर्य की, तो वहां से जो किरणें हमारे धरती तक आती हैं और जो मतलब धीरे धीरे तापमान बढ़ता, तो उसमें विटामिन डी हमें मिलता है। अब कोई दोपहर में धूप में बैठ जाए, कह दे भैया हम विटामिन डी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है भैया? स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी, एनीमिया। तो सी से स्कर्वी, रिकेटस डी, रतौंधी ए, एनीमिया एनीमिया ई भी हो जाएगा, और भी इसमें कई विटामिन आ जाते हैं, यानी खून के कमी के कारण एनीमिया होता है। तो आप लोग इसको टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संतुलित आहार का हिस्सा नहीं है? फल, मोटे अनाज, मीठा नाश्ता, सब्जियां। तो मीठा नाश्ता हमारे संतुलित आहार का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, केवल स्तनपान की अनुशंसा की जाती है 3 माह तक, 6 माह तक, 9 माह तक, 1 वर्ष तक। तो देखिए, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके जन्म से 6 माह तक हमें केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा मान होता है 4 किलो कैलोरी के। RDA का पूर्ण रूप है रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, रेगुलर डाइट अरेंजमेंट, रिकमेंडेड डेली अमाउंट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, 10 दिन की अवधि का शिशु कहलाता है? बच्चा, नवजात, असामान्य बच्चा, इनमें से कोई नहीं। तो नवजात कहलाता है। बच्चों में भावनात्मक विकास की चुनौतियों का कारण हो सकता है चिंता और अवसाद, उन्नत स्मृति कौशल, गति कौशल में सुधार, तेज भाषा अधिग्रहण। तो बहुत ज्यादा हम तेज भाषा में उन्हें कुछ अधिग्रहण कराना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, तो उनके भावनात्मक विकास में वो क्या हो सकती है? चुनौती के रूप में मानी जाएगी।
विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? मध्य बचपनावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बचपनावस्था। तो शैशवावस्था। पहले शैशवावस्था के बाद ही बच्चे विद्यालय जाते थे, लेकिन अब तो 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के बाद से शुरू हो जाते हैं। लड़के में प्रथम मासिक धर्म का क्या नाम है? मीनोपॉज, ओव्यूलेशंस, मेनार्के, फर्टिलाइजेशंस। तो देखिए सब अंग्रेजी में दिया है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है मीनार्के, उसको हिंदी में हम रजो दर्शन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, की अवध को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ ऑप्शन दिया 11 से। किशोरावस्था जो होता है आपका, ऑप्शन नंबर देखा जाए तो किशोरावस्था का एग्जैक्ट कुछ यहाँ नहीं मिला है हमें, क्योंकि देखिए किशोरावस्था को भी 3 भाग में बांटा गया है। प्रारंभिक किशोरावस्था 11 से 14 वर्ष, मध्य किशोरावस्था 15 से 17 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष माना जाता है। तो यहाँ अगर देखेंगे 18 से 21 कुछ नहीं, सटीक अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। बाकी ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। प्रारंभिक जो होता है 11 से 14 वर्ष, और मध्य जो होता है 15 से 17 वर्ष, और जो उत्तर किशोरावस्था होता है 18 से 21 वर्ष माना गया है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में शामिल है। स्कर्वी, क्वाशरकोर, मैराम्स, बी तथा सी दोनों। तो बी और सी दोनों होता है, कुपोषण में ये आते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित दैनिक आयरन सेवन का क्या रेशियो है? ऑप्शन नंबर ए 10 mg, 27 mg, 50 mg, 18 mg। तो ऑप्शन नंबर बी 27 mg। मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण महत्वपूर्ण है? सोडियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। तो कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं और हड्डियों का निर्माण ही कैल्शियम फास्फोरस से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस आयु वर्ग में नशीली दवाओं की लत एक बड़ी समस्या है? किशोरावस्था, बचपनावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो बड़े ध्यान से इन बातों को समझिएगा और सुनिएगा। किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था, यही वो अवस्था है जिसमें नशीली दवाओं या नशे का लत बहुत तेजी से लोग पकड़ते हैं और ये अपना लेते हैं। बचपनावस्था में कुछ नहीं होता है। प्रौढ़ावस्था के एक ऐसी अवस्था होती है जहां से व्यक्ति को अच्छे बुरे हर चीज का ज्ञान हो जाता है। और वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति स्वस्थ और खान पान से ही मतलब रखता है। तो किशोरावस्था में ये ज्यादा होता है। नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम भोजन है? गाय का दूध, माँ का दूध, जल, शहद। तो ऑप्शन नंबर बी माँ का दूध। इससे ज्यादा सर्वोत्तम भोजन कुछ नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः शराब की आदत विकसित होने का कारण नहीं है? तो सफलता, जो सफल व्यक्ति होते हैं वो शराब या नशे की तरफ अग्रसर नहीं होते। बाकी दर्द से राहत के कारण भी लोग शराब पी लेते हैं। दुखी पारिवारिक जीवन, जो बहुत ज्यादा चिंतित या दुखी है, जो अपने परिवार में जूझ रहा है, वह भी नशा कर सकता है। आनंद एवं जोश, इसमें भी लोग कभी कभी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए शराब पी लेते हैं। कौन सा एचआईवी संचरण का प्राथमिक तरीका नहीं है? तो पहला दिया असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त के संपर्क में आना, गर्भावस्था में स्तनपान के दौरान मां से बच्चे में आना, पानी का गिलास साझा करना। तो देखिए ध्यान से, नहीं है। तो पानी का गिलास, अगर कोई एचआईवी रोगी है या ग्रसित व्यक्ति है और उसके हाथ से अगर आप पानी पीते हैं या उसके द्वारा दिए गए बर्तन में पानी पीते हैं तो उससे कोई बीमारी फैलने का डर नहीं है। लेकिन रक्त, वीर्य, यौन स्राव, स्तन दूध से ये ज्यादातर होने के चांस होते हैं और इसकी प्राथमिकता यही है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर गर्भावस्था से जुड़ा एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है? अस्थि घनत्व में सुधार, जन्म के समय कम वजन,
प्रसव के बाद शीघ्र स्वस्थ होना, सामाजिक समर्थन में वृद्धि। तो देखिए यहाँ अगर हम फोकस करें तो प्रसव के बाद शीघ्र स्वस्थ होना ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। यौन संचालित रोगों वाले विकल्प को चुनें। एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया, कैंसर, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जोनाइटिल, हर्पस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे कौन सा सिद्धांतकार संज्ञानात्मक विकास के चरण से जुड़ा हुआ है। जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, एरिक एरिक्सन्स, लॉरेंज कोलबर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे, ये इन्हीं का संज्ञानात्मक विकास दिया हुआ है। सॉरी, जीन पियाजे ही जुड़ा हुआ है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक में होती है। औपचारिक संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, संवेदी पेशी चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसमें हो जाएगा संवेदी पेशी चरण। अगला प्रश्न देखेंगे किसने 6 चरणों के साथ नैतिक विकास का 3 स्तरीय सिद्धांत विकसित किया। लॉरेंस सिगमंड फ्रायड, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, स्किनर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी लॉरेंस कोलबर्ग ने किया है। निम्नलिखित में से कौन कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पारंपरिक स्तर, पश्च पारस्परिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर। तो ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक स्तर ये नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं है। सही और गलत की भावना सबसे व्यापक रूप से किससे जुड़ी है। दया, सहानुभूति, शर्म, नैतिकता। ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे। सही और गलत की भावना सबसे व्यापक रूप से किससे जुड़ी है। दया, सहानुभूति, शर्म, नैतिकता। तो यहां नैतिकता हो जाएगा। प्रारंभिक वयस्कता की आयु सीमा क्या है। 60 से 80 वर्ष, 45 से 55 वर्ष, 20 से 40 वर्ष, 35 से 65 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी ये कहीं कहीं आपको मिलेगा 20 से 39 वर्ष और यही करेक्ट है। तो 20 से 40 वर्ष। अगला देखेंगे प्रारंभिक वयस्कता का कौन सा प्रमुख कार्य मील का पत्थर माना जाता है। एक आजीविका स्थापित करना, हाई स्कूल पूर्ण करना, वृद्ध माता पिता की देखभाल करना या देखभाल, गाड़ी चलाना सीखना। तो अगर देखा जाए विकल्प में तो एक आजीविका स्थापित करना ही मील का पत्थर माना जाता है। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने जीवन में जीविका स्थापित नहीं कर पा रहा है तो वह समझ लीजिए जीवन जीना उसके लिए बहुत ही संघर्षमय और कठिन हो जाएगा। अगला युवा वयस्कता में सामाजिक और भावनात्मक कल्याण प्रभावित है। आजीविका स्थापित करना, पहले गंभीर रिश्तों को स्थापित करना, बढ़ती जिम्मेदारी एवं स्वतंत्रता और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हमारे 50 क्वेश्चन के कुछ प्रश्न थे। आप लोग को ये क्लास कैसा रहा कमेंट्स जरूर करिए और यहाँ से आप लोग को कितने प्रश्न सही हुए उसे आप हमारे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल से जुड़िए। आने वाले वीडियो में जो भी आपके पेपर होंगे हम उसे सॉल्व जरूर कराएंगे। धन्यवाद। राधे राधे। अपना ख्याल रखिए।